कर देते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन बच्चों तीन तरह की होती है। सबसे पहले हमारे सामने आएगा, हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो एनसीईआरटी में इसका जो ग्राफ भी है वो थोड़ा सा इतना मतलब बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं किया उन लोगों ने। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन सिलेक्टिव प्रेशर कौन डालती है? नेचर डालती है। व्हेन सिलेक्टिव प्रेशर, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ही क्या है? नेचर सेलेक्ट द फिटेस्ट। नेचर सेलेक्ट द फिटेस्ट, और वही फिटेस्ट फिर सबसे ज्यादा ग्रो करेगा नेचर में। फिटेस्ट। ठीक है। तो व्हेन द selective pressure select against two extremes of a trait, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सपीरियंस स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सुन रहे हैं ना आप लोग बात को? ठीक है। ये तो लिख लिया आप लोगों ने, ये बताइए। ठीक है। सो यहां पर अगर आप ये ग्राफ देखें, यहाँ लिखा हुआ है इस तरफ, ये ग्राफ का क्या हिस्सा दिखाता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद ए ट्रेट, कि एक करेक्टर के साथ कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं। और यहाँ पे हम क्वांटी, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? इस तरफ जो हम लिख रहे हैं, इस तरफ जो हम दिखाएंगे वो क्या दिखा रहा है? क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रेट, कि कितने लोगों के पास वो करेक्टर है या ट्रेट है। तो ऐसे इसको हम नॉर्मली दिखा रहे हैं। ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अभी नेचुरल सिलेक्शन ने इस पे एक्ट नहीं किया है। जैसे ही नेचुरल सिलेक्शन इस पे एक्ट करेगी, अब मान लीजिए कि नेचुरल सिलेक्शन इस पे एक्ट कर रही है, तो जैसे ही नेचुरल सिलेक्शन, कौन सी वाली नेचुरल सिलेक्शन भी? कौन सी वाली? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जैसे इस पे एक्ट करेगी इस पॉपुलेशन पे, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ शुरू में कैसा था? सुन रहे हो मान लीजिए बात को? आप लोगों को आवाज आ रही है ना? वॉइस कम आ रही है ना? यस सर। तो देखिए, जो आपकी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है उसमें क्या होता है, ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो ये तो आपकी, ये जो ग्राफ आपका था ये ओरिजिनल पॉपुलेशन का था। और जैसे ही स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हुई, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का एक टाइप है, तो उसके बाद ग्राफ कैसे बन गया? ग्राफ बन गया ऐसे, जो रेड कलर से आप देख रहे हो। तो पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन के बाद पॉपुलेशन ऐसे बन गई। और इस नेचुरल सिलेक्शन में क्या हुआ? दो एक्सट्रीम ट्रेड के अगेंस्ट सिलेक्शन हुई है। दो एक्सट्रीम का मतलब क्या है? सिलेक्शन अगेंस्ट टू एक्सट्रीम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भी जैसे आपने पढ़ा था, जेनेटिक्स में पढ़ा था कि एक प्लांट टॉल होता है, एक शॉर्ट होता है, याद है आपको? एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रिसेसिव ट्रेट होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो एक आपकी जो हाइट होती है प्लांट की, उसके दो, हाइट एक करेक्टर है, इस करेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो ना ही टॉल प्लांट सिलेक्ट होगा, ना ही ड्वार्फ प्लांट सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट क्या करेगी नेचर? मीडियम हाइट प्लांट। आप समझ रहे हो बात को? मीन वैल्यू सिलेक्ट होगी, क्योंकि जिस एरिया में
प्लांट रह रहा है, वहाँ पे टॉल प्लांट इसलिए सर्वाइव नहीं कर सकते, मान लीजिए कि वहाँ पे विंड बहुत तेज चलती है, और जो और वहाँ पे जो स्मॉल हाइट के प्लांट है, ड्वार्फ हाइट के प्लांट है, वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर सनलाइट उनको बहुत कम अवेलेबल है। तो नेचर वहाँ पे उनको प्रेशर डाल रही है कि तुम अपनी हाइट क्या बनाओ, मीडियम बनाओ, इससे इस तरह से वो प्रॉपर वो विंड्स की डैमेज से भी बचे रहेंगे, और वो उनको प्रॉपर सनलाइट भी मिल पाएगी। तो ये प्रेशर नेचर डालती है। आपने ये ग्राफ बना लिया, ये बताइए मुझे जरा, ये ग्राफ आपने बना लिया? यस Yes, सर। इस टॉपिक में ना एग्जाम्पल बहुत बड़े मायने, बहुत मायने रखते हैं। ये ग्राफ तो, ग्राफ की प्रेजेंटेशन तो रखती है मायने, और एनसीईआरटी में ये ग्राफ कैसे बना है आपने, आपको पता है, आपके एनसीईआरटी में दिया है ये, बन गया ऐसे। चलिए अब हमें इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया कि जो टॉल प्लांट है, इज ससेप्टेबल टू, सॉरी, टॉल प्लांट इज ससेप्टेबल टू विंड डैमेज। जिस एरिया में प्लांट रह रहा है वहां पे अगर टॉल हाइट का प्लांट होगा तो वो विंड से डैमेज हो सकता है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत चलती है। ठीक है। एंड शॉर्ट प्लांट will get less sunlight, will get less sunlight। सुन लिया आपने? so nature put pressure on the plant to be medium height। तो नेचर ने क्या प्रेशर डाला कि प्लांट के ऊपर कि वो मीडियम हाइट का बन जाए, टू गेट प्रॉपर सनलाइट। आई बात समझ में आपको? एंड प्रिवेंट फ्रॉम विंड डैमेज, और विंड डैमेज से बच जाएगा ये। आई बात समझ में आपको? जो दो एक्सट्रीम करेक्टर है, वो टॉल, और ना ही टॉल प्लांट बने ज्यादा, ना ही शॉर्ट प्लांट बना, बना कौन सा ज्यादा, वैल्यू किसकी ज्यादा है, मीडियम हाइट प्लांट की। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है बच्चों, बेल शेप बनता है, आप देख सकते हैं, बेल शेप बन रहा है ग्राफ, आप देख रहे हो ना? बोलिए बच्चों। yes, अच्छा, इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को हम बैलेंसिंग सिलेक्शन भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलता है, बैलेंसिंग सिलेक्शन। और ये जो सिलेक्शन होती है, इसकी वजह से वेरिएशन थोड़ी कम आती है, इट रिड्यूस वेरिएशन, hence does not promote इवोल्यूशनरी चेंज। क्योंकि यहाँ पे मीन हाइट सिलेक्ट हो रही है ना, मीन वैल्यू, मीन करेक्टर सिलेक्ट हो रहा है। लग गया पता आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, बेल शेप बन रहा है ग्राफ। क्या आपने ये पॉइंट नोट कर लिया? बताइए जल्दी से। डन? yes, ओके, तो अब सेकंड देखिए यहाँ पे, आप सेकंड जो है, सेकंड जो एग्जांपल आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों? जब भी कोई ह्यूमन बेबी पैदा होता है, देखो आपने देखा ह्यूमन बेबी जब पैदा होता है, विद वेट, उसका वेट, आइडल वेट कितना होना चाहिए मानिक? 2.5 kg। सुन रहे हो बात को आप? अब इससे कम होगा तो अंडर वेट होगा, इससे ज्यादा होगा तो ओवर वेट होगा। तो नेचर हमेशा, तो इसलिए मोस्टली बेबीज जब देखना इसी वेट के पैदा होते हैं। हाँ, कई बार बच्चे अंडर अंडर वेट भी पैदा होते हैं, ओवर वेट भी पैदा होते हैं, बट एक हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर, हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर हमेशा, हेल्दी ह्यूमन हेल्थ पॉपुलेशन के अंदर आपको यही वेट कैटेगरी देखने को मिलेगी।
बाकी ये कई सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, यू नो। तीसरा एग्जांपल आपको क्या दे सकता हूँ इसका मैं। अब जो हमारे हॉक बर्ड होते हैं जिसको बाज बोलते हैं, तो हॉक विद लार्ज विंग और स्मॉल विंग विल बी लेस इन नेचर, बट जिन हॉक की ऑप्टिमम विंग लेंथ होती है, क्या होती है, ऑप्टिमम विंग लेंथ होती है। और जो बच्चों जिन्होंने कल का टेस्ट मिस किया है, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा अभी 9:30 पे, और आप लोग दोगे 9:30 किया, मैं आपको 8:30 दूंगा, ठीक है ना। तो ऑप्टिमम विंग लेंथ, हॉक का जो नंबर है वो क्या होगा, मोर। इज दैट क्लियर, बोलिए। Yes, sir. सभी को बात क्लियर है, बोलिए। डन, अच्छी बात है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारी जो नेचुरल सिलेक्शन आपको दी गई है एनसीईआरटी में, वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन को हम और क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। प्रोग्रेसिव सिलेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसमें सीधी सी बात है, इसको भी हम ग्राफिकली दिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जो ग्राफिकली, पहले इसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से। तो आपकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो तो डॉटेड से हम दिखाएंगे, और फिर जब नेचुरल सिलेक्शन होती है उसके बाद क्या चेंज आए पॉपुलेशन के अंदर, यू नो। तो जब नेचुरल सिलेक्शन हुई, जब ये डायरेक्शन सिलेक्शन जो कि नेचुरल सिलेक्शन का टाइप है, जब ये हुई, तो देखो पॉपुलेशन इस तरह से होगी। ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ थी, इस पोजीशन पे थी, बट ये ओरिजिनल पॉपुलेशन आप देख रहे हो, ये इस डायरेक्शन में खिसक गई और आगे की तरफ जा रही है। मतलब आपको पता है कि यहाँ पे 2 एक्सट्रीम ट्रेट होते हैं, तो एक एक्सट्रीम ट्रेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ और एक एक्सट्रीम ट्रेट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, तो जैसे कि अगर हम जिराफ का एग्जांपल ले लें तो उससे ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो शॉर्ट नेक जो जिराफ थे वो सिलेक्ट नहीं होंगे, और आप यूं समझ लीजिए जो लॉन्ग नेक जिराफ थे उनका नंबर बढ़ेगा। आप समझ में आई बात आपको। तो एक एक्सट्रीम करेक्टर सिलेक्ट होगा और एक एक्सट्रीम करेक्टर सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब शॉर्ट नेक वाला सिलेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग नेक वाला होगा। समझ में आ गई बच्चों आपको बात। और ये एक डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसलिए इसको हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी और आपके नीट एग्जाम में भी, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन डायरेक्शनल सिलेक्शन, वन एक्सट्रीम of the trait selected, other gets rejected। एक सेलेक्ट होता है, एक रिजेक्ट होता है, सीधी सी बात है भाई। जैसे जिराफ लॉन्ग नेक, एक एग्जांपल तो मैंने आपको यही दे दिया, यू नो। पहला एग्जांपल क्या है कि लॉन्ग नेक जिराफ सिलेक्ट हुए थे। समझ में आगे बच्चों बात, मतलब मीडियम मीडियम करेक्टर भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गई आपको बात, ये क्लियर है। और आपने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, आपको कोई याद नहीं है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म आपने पढ़ा था, जिसमें सारी की सारी जो व्हाइट कलर की पेपर्ड मॉथ है वो कन्वर्ट हो गई थी ब्लैक पेपर्ड मॉथ में, याद है बच्चों आपको। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म भी इसका एग्जांपल है, क्यों मानक जी, याद है ना। यस सर।
अभी मैंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन कल भी दी थी आप लोगों को, कल के लेक्चर में भी मैंने पेपर्ड माउथ के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाए थे। आई होप आप लोगों ने सुन लिया होगा लेक्चर, जिन्होंने मिस किया था, है कि नहीं? देन एक और भी एग्जांपल है इसका। डीडीटी एंड जो आपकी डीडीटी रेजिस्टेंट इन मॉस्किटो। अब देखो ना, अब इसमें वही मॉस्किटो सिलेक्ट किए नेचर ने जो कि रेजिस्टेंट थे, वही डीडीटी से बचेंगे, बाकी मर जाएंगे वरना, है ना? वैसे ही जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से बच जाएंगे वही सर्वाइव करेंगे। अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है तो बैक्टीरिया वही बचेंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होंगे। तो एक एक्सट्रीम करेक्टर सेलेक्ट हो रहा है ना, या तो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सिलेक्ट हो रहा है, सेंसिटिव बैक्टीरिया मर रहा है, सेंसिटिव मॉस्किटो भी मर रहा है। पता चल गया आपको? बोलिए। Yes, sir. सो डायरेक्शन सिलेक्शन के इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकते। आई होप आपने लिख लिया होगा ये। Yes, sir. ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसमें इवोल्यूशन दिख रही है, इससे वेरिएशन आती है और इससे इवोल्यूशन हो रही है। स्टेबलाइजिंग में हमने क्या लिखा था, इसमें वेरिएशन कम होती है और इवोल्यूशन को कम प्रमोट करता है। बट डायरेक्शनल सिलेक्शन में इवोल्यूशन बहुत आसानी से दिख रही है हमें, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। नाउ थर्ड जो हमारा टाइप है, दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, जिसको हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी बोलते हैं। डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। ठीक है। तो इसको भी हम बता देते हैं कैसे आपको दिखाना है। ऐसे, ये आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब जब नेचुरल सिलेक्शन होगी उसके बाद पॉपुलेशन का क्या हाल होगा, अगर डिसरप्टिव सिलेक्शन के बाद ओरिजिनल पॉपुलेशन का क्या हाल होता है वो हमने देखना है। अब देख सकते हैं पॉपुलेशन दो ग्रुप में बट गई है, और यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ पर दो एक्सट्रीम ट्रेट सिलेक्ट होंगे। मतलब अगर हम प्लांट के हिसाब से ले लें तो शॉर्ट प्लांट भी सिलेक्ट होगा और टॉल प्लांट भी सिलेक्ट होगा, बट मीडियम हाइट प्लांट सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब ये सिलेक्शन जो होती है ये एक मीन करेक्टर के अगेंस्ट होती है, सिलेक्शन अगेंस्ट मीन। ठीक है। तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है आपकी, और ये आपकी है पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन। पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें एक तरह से टू पीक कर्व देखने को मिल रहा है, टू पीक्ड कर्व देखने को मिल रहा है, या इसको बाई मॉडल कर्व भी बोलते हैं हम लोग, बाई मॉडल कर्व। तो सिलेक्शन अकर अगेंस्ट मीन एंड टू एक्सट्रीम
trait get selected। आगे बात आपको समझ में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इन ऊपर दो ग्राफ को देखें, यहाँ पे एक ही तरह का इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहा था, या तो लॉन्ग नेक वाला जिराफ जैसे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मीन वैल्यू वाला ऑर्गेनिज्म ही सिलेक्ट हो रहा था। देख रहे हैं बच्चों आप, जैसे मीडियम हाइट वाला प्लांट ही Yes. सिलेक्ट हो रहा था। बट यहाँ पर नीचे इसमें देखा आपने, इसमें दो तरह की पॉपुलेशन सिलेक्ट हो रही है, एक टॉल और एक शॉर्ट। तो यहाँ पे क्योंकि दो तरह की पॉपुलेशन सिलेक्ट हो रही है, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? सच पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की फॉर्म आपको देखने को मिल रही है पॉपुलेशन में, एक टॉल और एक ड्वार्फ या शॉर्ट कह लो। समझ रहे हो बच्चों बात को? मिस्टर मानिक सुन रहे हैं आप बात को? Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम पढ़ रहे हो आज का लेक्चर, नेचुरल सिलेक्शन। इसको भी अगर आज तुम कवर कर लो तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये बहुत आता है एग्जाम्स में, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। इसके एग्जाम्पल नंबर वन तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि जहां भी मान लो सपोज करो एक एरिया है जहाँ पे टॉल प्लांट रह रहा है और एक शॉर्ट प्लांट रह रहा है, तो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट दोनों के जो पॉलिनेटर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है ना? दे आर अवेलेबल। बट जो मीडियम हाइट के प्लांट हैं उनके पॉलिनेटर्स वहां से या तो भाग गए हैं, या कोई रीजन है, किसी रीजन की वजह से वहां से डिसअपियर हो चुके हैं, या तो उनका उनको प्रेडेटर ने खत्म कर दिया उनके, कई कुछ भी रीजन हो सकता है ना। तो उनके अगर पॉलिनेटर डिसअपियर हो गए, तो अब इन पे नेचर ने प्रेशर डाला है कि भाई तुम मीडियम प्लांट सेलेक्ट नहीं करोगे। तो इन दोनों ने, अब इन प्लांट्स ने, क्योंकि वहां पे शॉर्ट वाला पॉलिनेटर भी है और टॉल प्लांट को पॉलिनेट करने वाला पॉलिनेटर भी है, तो टॉल और शॉर्ट वहां पे हमें दोनों को देखने को मिले। तो ये किसका एग्जाम्पल है ये? ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर टू, ये एग्जाम्पल आपने पहले लिख लिया। डन एग्जाम्पल हो गया बच्चों ये आपका? Yes, sir. ठीक है। तो इसी तरह से आपके एक और एग्जांपल भी हम इसमें दे सकते हैं, डिफरेंट कलर पैटर्न। डिफरेंट कलर पैटर्न ऑफ द बटरफ्लाई पेपिलो डार्डेनस। मतलब उसके दो एक्सट्रीम कलर आपको दिखाई देने को मिल, इस तितली के दो एक्सट्रीम कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। बट जो इसका मीडियम कलर, जो उसका बीच वाला कलर है ना, मिक्स कलर जो है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दो एक्सट्रीम कलर दिखाई देंगे। सपोज कीजिए अगर इसके दो कलर हैं आपके, ब्लैक और व्हाइट, तो बीच में जो दोनों का इंटरमीडिएट कलर है वो दिखाई देने को, देखने को नहीं मिलेगा। लिख लिया आपने? ये बताइए। डन। Yes, sir. सभी का हो गया ये? बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ये तुमने एग्जांपल पढ़ लिया नेचुरल सिलेक्शन की, और नेचुरल सिलेक्शन में हमने उस दिन भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, कि भी जो नेचुरल सिलेक्शन है इसको हम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं।
ये मैंने आपको बताई थी बात। यहाँ पे मैंने नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप पढ़े हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है अपना, इसमें इसको हम और क्या कहते हैं, सॉरी, नेचुरल सिलेक्शन को हम और क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि नेचर में ऑर्गेनिज्म अपने अकॉर्डिंग बेस्ट रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश करता है वो अपनी साइज और टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन में का मतलब क्या होता है कि सम ऑर्गेनिज्म, जो लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल वाले और भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल वाले ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म इन नेचर reproduce more and some reproduce less। तो कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम रिप्रोड्यूस कर रहा है, बट ट्राई टू ओवर रिप्रोड्यूस, बट हर ऑर्गेनिज्म ओवर रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है व्हेन ऑल कंडीशंस आर फेवरेबल। जब सारी कंडीशंस क्या होती हैं, फेवरेबल होती हैं। ये तब की बात है, ठीक है। और इसमें रिप्रोड्यूस वो वही ज्यादा करेगा जो फिटेस्ट होगा। तो नेचर में जो भी ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो समझ लेना आप कि वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर कौन रहा है। वो ज्यादा रिप्रोड्यूस वही कर रहा है जो कि फिटेस्ट है। तो इन दोनों शब्दों का मतलब तो अलग अलग है ना। या इसका, इस शब्द का मतलब क्या है, नेचर सेलेक्ट द फिटेस्ट। और जो फिटेस्ट होगा वही रिप्रोड्यूस कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तभी ये दोनों वर्ड आपस में कनेक्टेड है। इसको डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? जो फिटेस्ट होगा वही ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा ना। समझ में आ गई बात पलक? Yes, sir. और उसी का नंबर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा नेचर में, ठीक है। तो ये बात है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। और यहाँ से आगे, यहाँ से आगे अब हम वर्टिब्रेट इवोल्यूशन पे आएंगे। अब हमारे सामने वही है, वर्टिब्रेट इवोल्यूशन, प्लांट इवोल्यूशन एंड देन ह्यूमन इवोल्यूशन। 3 टॉपिक हमारे बचते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। और द नेक्स्ट टॉपिक से हम अच्छे से इस पे आते हैं, ठीक है।